नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ राजस्थान इतिहास की इस क्लास में। तो मित्रों, एक शायरी के साथ शुरुआत करते हैं इस क्लास की कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। तो इसी जुनून के साथ शुरुआत करते हैं हम हमारी क्लास की। जय हो माता सरस्वती। हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। आज मारवाड़ के इतिहास की आखिरी कक्षा है, मारवाड़ का इतिहास। तो ठीक है मित्रों, हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था अजीत सिंह। अजीत सिंह का कार्यकाल चल रहा था। अजीत सिंह कौन थे? जसवंत सिंह जी के पुत्र। जसवंत सिंह जी किनके पुत्र थे? गज सिंह जी के। गज सिंह जी के दो पुत्र थे, अमर सिंह राठौड़, मतीरे की राड़ वाले, जिन्होंने आखिरी सांस तक अपनी तलवार चलाया था, और दूसरे पुत्र थे जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी की जब मृत्यु हुई तो ये बिल्कुल पैदा भी नहीं हुए थे अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी की माँ गर्भवती थी। तो अब हम हमारी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है? एक मिनट। हाँ, तो आइए अब देखते हैं इन प्रश्नों। पहला प्रश्न क्या है? महाराजा अजीत सिंह के शासन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो हमने कुछ घटनाएं का विस्तार से वर्णन हमने देख लिया था। यहाँ हमको एक छोटे से रूप में लिखते हैं। सबसे पहली घटना कौन सी? पैदा हुए थे 1778 में, और तभी से युद्ध चालू हो गया था, जो खत्म हुआ था 1708 में। तो ये कितना? 30 वर्ष का युद्ध। 30 वर्ष का युद्ध जो किनके इनके बीच में चला? मारवाड़ के राठौड़ vs मुगल कौन था? औरंगजेब। इनके मध्य चला था ये 30 वर्ष का। 1708 में शासक बन गए थे अजीत सिंह। ठीक, 1708 में शासक बन गए थे अजीत सिंह से मारवाड़ के। ठीक है। अब इनके समय में फिर दूसरी घटना क्या हुई थी प्रमुख? वो घटना हुई थी देबारी समझौता। देबारी समझौता, इसके बारे में मैंने मारवाड़ पढ़ाया था, जब भी विस्तार से बताया था, और थोड़ा बहुत सही ढंग से उसमें भी बताया था पिछली वीडियो में। तो आप जाकर देख सकते हैं किस किस के मध्य होता है। सवाई जय सिंह, दूसरे कौन? अमर सिंह मेवाड़ के। अमर सिंह कौन से? सेकंड वाले, अमर सिंह सेकंड। और कौन? ये स्वयं अजीत सिंह। अब ये अजीत सिंह और सवाई जय सिंह, इन दोनों को बाहर निकाल रखा था इनके राज्यों से। तो अमर सिंह जी जो मेवाड़ के शासक थे, महाराणा थे, उन्होंने इन दोनों की सहायता की थी अपने अपने जयपुर को और मारवाड़ को जीतने की, सीधी सी बात। तो यहाँ पर भी ये हो गया, प्रमुख काम खत्म। अब एक और बात, 1715 में अजीत सिंह जी की पुत्री थी पापा की परी, वो थी इंद्रकुंवरी। इंद्रकुंवरी। अब इसका विवाह इन्होंने किस मुगल शासक से किया? तो आपको याद होगा, मैंने बताया था औरंगजेब के मरने के बाद शासक कौन बना था? बहादुर शाह प्रथम। लेकिन बहादुर शाह प्रथम ज्यादा समय तक नहीं रहा। तो उस समय 1713 में शासक बन गए थे मुगल बादशाह फर्रुखशियर। ये शासक बन गया। तो मुगलों से अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था
मुगल शासक फर्रुखशियत। अब इनका अंत ऐसे हुआ, इनका पुत्र था बख्त सिंह। बख्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी। अजीत सिंह की क्या कर दी? हत्या। और ये बन गया मारवाड़ का दूसरा पितृहंता। पहला कौन था? पहले थे राव मालदेव, जिन्होंने अपने पिताजी को खिड़की से ही बाहर पहुंचा दिया था। तो दूसरे पितृहंता है बख्त सिंह। ठीक। एक और बात, इंद्रकोणी का विवाह तो किया जो किया, अपने पुत्र अभय सिंह, अभय सिंह को भी इन्होंने फर्रुखसियर की सेवा में भेज दिया था साथ के साथ। तो ये हो गए इनके जीवन की प्रमुख घटनाएं। 31 वर्ष का युद्ध, देवारी समझौता, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपने पुत्र अभय सिंह को भी भेज दिया। अब है अजीत सिंह। अजीत सिंह एक न्यू समझ लीजिए कवि भी थे, कवि की तरह थे जो ग्रंथ लिखते थे। तो उनके जीवन के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं वो लिखेंगे। तो वो है गुण सागर, गुणों के सागर के बारे में बताया है। दुर्गा पाठ, माता दुर्गा के भक्त, दुर्गा पाठ भाषा, दुर्गा पाठ भाषा, ठीक है। और महाराज अजीत सिंह ख्यात, महाराजा अजीत सिंह ख्यात, अजीत चरित्र और निर्वाण दोहा। तो ये सब किताबें, गुणसागर, दुर्गा पाठ भाषा, दो नाम तो इनके ये देखो, अजीत सिंह, ये तो दोनों याद। एक ये निर्वाण दोहा, ये आपको ध्यान रखना। सर 2 प्रश्न हो गए। अगले पे चले तो अजीत सिंह ने किस किस स्थापत्य कला का निर्माण करवाया? तो इन्होंने 2 महल बनवाए थे, एक फतेह महल, एक है दौलत खां महल, जो इनके समय में फतेह महल व दौलत खां महल। अबे दौलत खां महल का कुछ ऐसा है, शायद दौलत खां इनके दरबार में फर्रुखसियर की तरफ से कोई आया था, उसने बनवाया होगा शायद। दौलत खां महल हो गया। अब मंदिर कौन से बनवाए? तो मंदिर में एक है घनश्याम मंदिर। घनश्याम को भगवान श्री कृष्ण, घनश्याम मंदिर व मूल नायक मंदिर, ये दोनों मंदिर। इनकी रानी थी रानी राणावती ने क्या बनवाया? शिखर चंद मंदिर। तो ये हो गए इनके स्थापत्य कला के बारे में। अब बात करें, ये यहाँ पूरे हो गए हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह के बारे में यही प्रश्न है जो आ सकते हैं। अब है दुर्गादास राठौड़ के उपनाम क्या क्या थे? दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने अपना जीवन मेवाड़ के लिए समर्पित कर दिया, अपनी स्वामी भक्ति, अपनी देशभक्ति के लिए जिनको जाना जाता है, वो है दुर्गादास राठौड़। तो ये दुर्गादास राठौड़ ने क्या क्या जो काम किए, उनके कारण इनके बहुत सारे नाम पड़ गए थे। तो देखते हैं इनके नाम। सबसे पहला बचपन का नाम, बचपन में इनको कहते थे बीदा राठौड़।
पीता राठौर। दूसरा मारवाड़ का चाणक्य, मारवाड़ का चाणक्य, मारवाड़ का अणबिंदा मोती, अणबिंदा मोती, मारवाड़ का अणबिंदा मोती। एक और है मारवाड़ का यूलिसेस। ये नाम किसने दिया? मारवाड़ का यूलिसेस ये नाम दिया कर्नल टोल, कर्नल जेम्स टोल। इनका जन्म हुआ था 1638 ईस्वी। 1638 ईस्वी में सिलाना गांव था जोधपुर में, सिलाना गांव जोधपुर। ठीक है ना, सिलाना गांव जोधपुर में हुआ। इनके पिता का नाम था असनाथ राठौर, असनाथ राठौर। बाकी तो इनके बारे में हम देख ही चुके हैं क्या क्या किए थे। दुर्गादास राठौड़ का स्मारक कहाँ स्थित है? तो पहले एक बात जानो, इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था? अंतिम संस्कार उज्जैन में। सबसे प्रमुख मतलब ज्यादातर किताबों में ये लिखा हुआ है, कहीं पे इनका अंतिम संस्कार हुआ था उज्जैन में, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इनका अंतिम संस्कार जोधपुर में हुआ, कोई कहता है भीलवाड़ा में हुआ, अलग अलग जगह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मानते हैं उज्जैन में। क्यों? क्योंकि क्षिप्रा नदी के पास में, क्षिप्रा नदी के पास में इनकी एक घोड़े पर सवार मूर्ति है, घोड़े पर सवार मूर्ति लगी हुई है। कहाँ पर? उज्जैन। लेकिन इनका स्मारक है इनका मसूरिया जोधपुर, मसूरिया जोधपुर। तो देखो ये हो चुका है पूरा। अब हम आगे चलेंगे। अजीत सिंह पूरे हो चुके हैं। अब अजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या हुआ? दो पुत्र हैं, बख्त सिंह, अभय सिंह। अब इनके बीच में क्या होता है देखते हैं। चलो फिर आप आगे प्रश्न देखते हैं। देख लिया हमने कि बख्त सिंह ने हत्या कर दी थी अपने पिता अजीत सिंह की। तो फिर क्या हुआ? ये काम हुआ था 1724 में। 1724 में बख्त सिंह ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो अभय सिंह, जिसको काम फर्रुखसियर के पास भेज दिया था मुगल शासन में सेवा करने के लिए, वो अभय सिंह आए और गद्दी पर बैठ गए 1724 में। अभय सिंह के जीवन की जो सबसे मतलब इनके शासनकाल की जो सबसे प्रमुख घटना है ना, वो मानते हैं खेजड़ली घटना। तो भैया क्या थी खेजड़ली घटना? अभय सिंह को क्या है, अपने महल का काम करवाना था, महल का काम करवाना था, महल का पुनर्निर्माण करवाना था। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है चूने की। अब चूने को गलाने की जरूरत पड़ती है, उसको गर्म करने की जरूरत पड़ती है। तो चूना गर्म करने के लिए जरूरत पड़ती है, जलाने के लिए जरूरत पड़ती है लकड़ियों की, लकड़ियों की। अब लकड़ियां लेने के लिए भेजा इन्होंने अपने मंत्री गिरधारी दास भंडारी को। ठीक है ना, गिरधारी दास भंडारी। अब ये कहाँ गया? खेजड़ली। खेजड़ली में जलिया नाड़ा, जलिया नाड़ा, जलिया नाड़ा। अब ये घटना है 1730, 28 अगस्त खेजड़ली की घटना। अब इसमें क्या है, गिरधारी दास ने
खेजड़ली गांव में भेजा और उन्होंने पेड़ काटना, खेजड़ी के पेड़ काटना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने खेजड़ी के पेड़ काटना शुरू करे सैनिकों ने, तो कटनी की आवाज सुनकर अमृता देवी बाहर आई, और जब उसने देखा कि पेड़ों को काटे जा रहा है तो पेड़ों से वो चिपक गई। ये सब कौन से? वैष्णव समाज के, इनको विष्णोई कहा जाता है। विष्णोई 29 नियमों का पालन करते हैं विष्णोई। जसनाथ जी के संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। जसनाथ जी के ये मतलब पेड़ों को अपने जीवन से भी अधिक महत्व देते थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनके सामने पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ों के चिपक गई, और पेड़ों के चिपक कर से कहा, धड़ सिर कट जाए पेड़ रहे तो भी सस्तो जान। भाई सिर कट जावे पेड़ रहे तो भी सस्तो जान, मतलब सिर कटने के बाद अगर पेड़ रह जाता है, मैं मरकर भी अगर पेड़ को जिंदा रखती हूँ तो भी सस्ता मान इसको, मैं अपनी जान दे दूं वो भी बहुत सस्ती है इनके कटने के मुकाबले। तो क्या हुआ? अब चिपक गई। कौन चिपक गई? अमृता देवी। अमृता देवी पेड़ों के चिपक गई। तो क्या करा? सैनिकों ने उनके हाथ काट दिए। तो सैनिकों ने हाथ काट दिए, तो भी देखो हाथ कटी, उसकी चिंता नहीं है, पेड़ की चिंता है। जो पेड़ के अपना सर लगा दिया, पेड़ पर लेट गई लगभग। और उनको देखकर उनके दोनों बच्चियां जो थी वो भी पेड़ के चिपक गई। उनका पति था रामा, वो भी पेड़ के चिपक गया। ऐसे करते 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 पूरा गांव आ गया और पेड़ों के चिपक गया। तो गुस्से में गिरधारी भंडारी के आदेश से सभी को मार दिया। लगभग कितने? 363 जनों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन जब ये बात जैसी अभय सिंह को पता चली तो अभय सिंह ने तुरंत रुकने का आदेश दिया, और उनके इसी बलिदान का प्रभाव है कि आज तक वहां पर एक भी पेड़ नहीं काटा जाता। ये इन्होंने जो बलिदान दिया वो व्यर्थ नहीं किया। आज तक वहां पर एक भी पेड़ काटने की किसी को इजाजत नहीं। ये प्रभाव है तो इनका ये बल। और ये घटना हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो इसी दिन खेजड़ली मेला लगता है। खेजड़ली गांव में मेला लगता है बहुत बड़ा। ठीक है, इसके अलावा बहुत बड़ा मेला लगता है किस दिन? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। 363 जनों ने अपनी जान दी और अमृता देवी का नाम उस दिन से अमर हो गया। अमृता देवी पुरस्कार की भी शुरुआत की गई 1994 की बात है। किसमें? पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में। और इसी को कहते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। लकड़ियों की जरूरत है किसके लिए? चूना गलाने के लिए। चूना गलाने के लिए। तो ये हो गई। देखो मित्रों, अभी मैं यहाँ पे इसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे इसको बहुत बढ़िया तरीके से बताना चाहिए। मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही टॉपिकों को लेके, जिसमें विस्तार से बताऊंगा इन सब चीजों का। तो आगे देखो अभय सिंह। अब अभय सिंह के बारे में जीवन की एक घटना, तो ये दूसरी क्या है? अभय सिंह का गुजरात अभियान। अभय सिंह मुगल शासकों के लिए उनके अंडर में काम करते थे, तो गुजरात अभियान पर भेजा। गुजरात अभियान, तो वहां अभय सिंह का युद्ध हुआ। अभय सिंह का युद्ध हुआ सरबुलंद खां से। सरबुलंद खां से।
और इसमें अभय सिंह विजय हुए। विजय की खुशी में अहमदाबाद, जीत की खुशी में फतेह पोल का निर्माण कराया। फतेह पोल का निर्माण कराया। फतेह पोल का निर्माण कराया। ये तो था इनका। और फिर 1749 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अभय सिंह के शासन में लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इस अभियान में इनके साथ एक था वीरभान। कौन था? वीरभान। वीरभान ने एक पुस्तक लिखी राजरूपक। इस राजरूपक पुस्तक में इस अहमदाबाद की जीत, इस गुजरात अभियान का पूरी तरह से वर्णन किया गया है इस किताब राजरूपक। इसके अलावा जगजीवन भट्ट, जगजीवन भट्ट ने अभ्योदय ग्रंथ, सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका, ये लिखे प्रमुख। अब यहाँ पे एक और लिखना, ये तो हो गया। इसके अलावा अवेड़ा महल कहाँ पे? जोधपुर में भी निर्माण करवाया अवेड़ा महल। इसमें अभय सिंह। तो ये हो गए अभय सिंह के बारे में प्रमुख बातें। अब है अभय सिंह की मृत्यु कब होगी? 1749 में। तो अभय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राम सिंह शासक बना 1749 में और रहा 1751 तक। वो रहा राम सिंह, पुत्र था। इसके लिए कहा जाता है ये बहुत दयालु शासक था, जिसने अपनी शत्रु सेना को भी खाना खिलाया और पानी पिलाने का काम किया। बहुत दयालु शासक था। लेकिन इस राम सिंह को हटाकर जो बख्त सिंह था ना, पितृहंता बख्त सिंह शासक बन गया 1751 में और रहा 1752 ईस्वी। अब बख्त सिंह के लिए इतनी सी बात महत्वपूर्ण है कि बख्त सिंह एक वाकई में मजबूत, जो कहते हैं ना, मजबूत पर्सनालिटी का शासक था। राम सिंह ने क्या करा? अब राम सिंह को हटा दिया तो राम सिंह गया मराठों के पास गया और मराठों के साथ मिलकर आक्रमण किया। किसके? बख्त सिंह के ऊपर। लेकिन ये बात है, बख्त सिंह जब तक जिंदा रहा तब तक न मराठा न राम सिंह तब तक अधिकार नहीं कर सके जोधपुर। तो यही इसके शासन की प्रमुख बात है। अब बख्त सिंह भी नहीं रहेगा, राम सिंह भी नहीं रहेगा। आगे देखो, ये हो गया। एक बार और देख लो इसको। खेजड़डी घटना क्या हुआ था? अभय सिंह ने चूना गलाने के लिए लकड़ियां चाहिए थी। गिरधारी दास भंडारी को आदेश दिया तो ये चल गया अपना खेजड़डी गांव में, जलिया नाड़ा या इसको जलियावाला बाग हत्याकांड से भी जोड़ सकते हो। जलिया नाड़ा में, और वहां पर पेड़ काटना शुरू करो तो अमृता देवी पेड़ों के चिपक गई। ऐसे ही वहां गांव के 363 जनों ने पेड़ की चिपक कर अपनी जान दे दी और इस बलिदान को याद रखा जाता है। तो वहां पर खेजड़डी का मेला भी लगता है। खेजड़डी इसको क्या कहा गया? चिपको आंदोलन। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। इसी दिन ये घटना हुई थी 1730 28 अगस्त। 1994 में पर्यावरण के क्षेत्र में अमृता देवी पुरस्कार की भी शुरुआत की गई। अभय सिंह का गुजरात अभियान क्या था?
अभय सिंह का गुजरात आ गया। अभय सिंह को गुजरात में सर बुलंद खां को हराने के लिए भेजा गया। इसका पूरा वर्णन, आंखों देखा वर्णन वीर भांड ने अपनी पुस्तक राजरूपक में किया है। जगजीवन बढ़ता उसने अभ्युदय ग्रंथ की रचना करी। सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका ग्रंथ की रचना की। ठीक, अब इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे देखें तो अब किसकी मृत्यु हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी भक्त सिंह की। भक्त सिंह 1752 में मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद शासक बने विजय सिंह। विजय सिंह 1752 में शासक बन गए। क्या हुआ? तो 1752 में ये शासक बन गए ना, तो जो राम सिंह था, राम सिंह अपने साथ मराठों को लेकर आ गए। मराठों में से जयप्पा सिंधिया, अब विजय सिंह के शासक बनते ही मराठों और राम सिंह ने तो आकर घेर लिया भैया इनको, और बहुत दिनों तक घेरा चला। तो विजय सिंह ने किसी तरह जयप्पा सिंधिया की हत्या करवा दी, लेकिन ये होने के बाद तो मामला और ज्यादा बिगड़ गया। तो इस कारण से विजय सिंह को छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में इनकी सहायता की थी किशनगढ़ वो बीकानेर के शासक, ऐसे ही चलता रहा। 1756 तक ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा। कभी ये जीते, कभी वो जीते, कभी वो जीते, कभी ये जीते। और 1756 में इन्होंने निश्चित किया यार अपन को संधि कर लेनी चाहिए। तो तब संधि हुई नागौर की संधि। क्या हुआ इसमें? विजय सिंह ने किनको? मराठों को क्या क्या दिया? 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए प्लस अजमेर नगर व दुर्ग, ये तो दिया मराठों को। राम सिंह को क्या दिया? राम सिंह को दिया मारोट, सोजत व जालोर, ये सब विजय सिंह ने दे दिया। तो अब सही बात कहें तो 1756 में सही रूप से शासक बने विजय सिंह। लेकिन 1772 में राम सिंह की मृत्यु हो गई। तो राम सिंह की मृत्यु हो गई 1772 में। तो विजय सिंह ने पुनः अधिकार कर लिया इन सब पर। क्या? इन सब पर पुनः अधिकार कर लिया। तो भैया ऐसे ही चल रहा था। कहते हैं विजय सिंह ने भागवत धर्म ग्रहण किया। फिर इन्होंने क्या, उस समय कौन सा शासक था? विजय शाही सिक्के किसके आदेश से चला है? किसके अंडर में थे? मुगलों के अंडर में था। तो उस समय था शाह आलम से। इससे इन्होंने इजाजत ले ली और इससे इजाजत लेके टकसाल में विजय शाही सिक्के चलाए। विजय शाही सिक्के चलवाए। अब बात आती है राजस्थान की नूरजहां किसको कहते हैं? तो राजस्थान की नूरजहां कहा जाता है गुलाब राय पासवान। ये किसकी पासवान थी? विजय सिंह।
लेकिन कहते हैं कि जो गुलाब राय थी ना, ये गुलाब राय विजय सिंह पर इतना अधिकार रखती थी कि उसको जूतों से मारती थी। इसने अपना दबदबा बना लेता, सब जगह अपने हिसाब से चलता था। विजय सिंह को इतना अपमानित करती थी सबके सामने, लेकिन उसके बाद भी विजय सिंह के आत्मसम्मान पे ठेस नहीं पहुंचती थी, उनके फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरह पागल हो गए थे ये गुलाब राय के प्यार। कहते हैं कि 1766 में इन्होंने पशुवध को मदिरा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस पासवान ने कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप करने लग गई थी, तो राठौड़ सरदारों ने सरेआम इसकी हत्या कर दी। राठौड़ सरदारों ने सरेआम इसकी हत्या करवा दी। सरेआम इसकी हत्या करवा दी। तो ये था गुलाब राय के बारे में। अब आते हैं और आगे चले तो विजय सिंह पहले संधि हो गई थी मराठियों के साथ, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर मामला बिगड़ गया 1790 और इस बार महाराष्ट्र ने विजय सिंह को बुरी तरह हराया। किसने? मराठों ने। क्या है ना, अभी बीच में ये क्या है, अपन को अभी पूरा डिटेल में पढ़ना ही नहीं, मेन चीजें देख रहे हैं। तो क्या हुआ था, विजय सिंह ने जयपुर के शासक की मदद की थी मराठियों को हराने। तो मराठे नाराज थे, तो 1790 में मराठों ने पूरा बदला लेने के लिए विजय सिंह को हराया और 1793 ईस्वी में विजय सिंह की मृत्यु हो गई। विजय सिंह की मृत्यु हो गई। तो देख लो एक बार, इसको पूरा ध्यान से देखो। विजय सिंह 1752 में शासक बने, कब मृत्यु हुई? 1793 ईस्वी। फिर 1756 में नागौर की संधि हुई, जिससे थोड़ा मामला सेट हुआ और सही रूप से जोधपुर के शासक बन गए। शाह आलम से इन्होंने इजाजत भी ले ली विजयशाही सिक्के चलवाने की। इनकी जो पासवान थी गुलाब राय ने वहां पे धमाके मचा रखे थे, तो राठौड़ सरदारों ने उसको सरेआम मरवा के चुप करवा दिया। डांगावास के युद्ध में 1790 में हार हुई विजय सिंह की मराठों से। अब भीम सिंह 1793 में शासक बने, जो 1803 तक। इनके विषय में कुछ ज्यादा बातें नहीं है, सिर्फ भीम प्रबंध कायदे संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ, संस्कृत भाषा में, जिसमें कि 20 सर्ग, कितने? 20 सर्ग हैं। और किसने लिखा? वो इम्पोर्टेंट है, हरिवंश भट्ट। 1803 में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखो भाई 1803, अब मैं ये भीम सिंह के बारे में बताऊं तो भीम सिंह जब इधर शासक थे जोधपुर में, तो उस समय मेवाड़ में भी शासक थे भीम सिंह। उनकी एक पुत्री थी कृष्ण कुमारी। आप सबको कुछ नाम याद आया तो कृष्ण कुमारी विवाद हुआ था एक। वो कृष्ण कुमारी विवाद इन्हीं भीम सिंह, लगभग मानो तो इन्हीं भीम सिंह के कारण हुआ था। क्यों? क्योंकि भीम सिंह ने, मेवाड़ के भीम सिंह ने इनके साथ विवाह तय किया था कृष्ण कुमारी का। तो कृष्ण कुमारी का इससे विवाह तय था, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई 1803। तो भीम सिंह जी ने जाकर तय कर दिया था जयपुर में रिश्ता, जयपुर की जगह सिंह से। तो अब यहाँ पर अब अगला शासक आएगा मान सिंह।
वो मान सिंह ने कि भाई तुमने रिश्ता मारवाड़ में तय करा था, जोधपुर से तय करा था, शादी भी जोधपुर में होगी, हम करेंगे शादी। फिर इसके चक्कर में उनकी लड़ाई हुई थी, अंत में कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया गया था। और इसमें बीच में भूमिका निभाई थी टोंक का नवाब था अमीर अली। ठीक है मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अब इसको समाप्त करने का समय आ गया है, देखो जल्दी से। तो आ जाओ बालक बालिकाओं, अब हम जोधपुर के इतिहास को समाप्त करने वाले हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। अब बात करें मान सिंह की। अब भीम सिंह जी के बाद शासक कौन बना अगला? 1803 में 1803 में शासक बना मान सिंह। हाँ, तो मान सिंह 1803 में शासक बना मान सिंह। अब क्या है, इसने नाथ संप्रदाय क्यों ग्रहण किया? तो सुनिए, नाथ संप्रदाय के थे आयसनाथ जी। आयसनाथ जी ने भविष्यवाणी की थी कि बेटा तू शासक बनेगा, मान सिंह से की थी। मान सिंह ने ये देखो, अरे अभी तो वो भीम सिंह जी शासक नहीं, कैसे शासक बनेगा? तो नहीं बेटा चिंता मत कर, मगर बनेगा। तो भीम सिंह जी के गुजर जाने के बाद जब मान सिंह शासक बन गया तो मान सिंह को बहुत खुशी हुई। तो मान सिंह ने खुश होकर ये नाथ संप्रदाय को अपना लिया और यहाँ पर एक जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया। महामंदिर, इस महामंदिर में जालंधर नाथ जी की प्रतिमा है। जालंधर नाथ जी की क्या है? प्रतिमा। 84 स्तंभ है। और क्या है? 84 स्तंभ है इसमें महामंदिर। तो ये तो थी भैया आयसनाथ जी की भविष्यवाणी, और इसी कारण इन्होंने नाथ संप्रदाय ग्रहण कर लिया। ये महामंदिर आ सकता है कल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है महामंदिर का नाम। अब आगे चले तो इसी मान सिंह के समय में परबत्सर नागौर में गिंगोली का युद्ध हुआ था। अभी मैंने बताया था ना, कृष्ण कुमारी विवाद के चलते। किसके साथ? जयपुर के साथ हुआ था। किसका? जोधपुर का। जयपुर के उस समय शासक थे जगत सिंह। महाराजा नहीं, वहां क्या कहते थे? सवाई जगत सिंह। जोधपुर। तो लेकिन इस युद्ध में जोधपुर की हार हुई थी और जयपुर की जीत हुई थी। क्यों? क्योंकि अमीर खां पिंडारी ने साथ दिया था जगत सिंह। तो ये हुआ था उस समय का, ये 1807 की बात है, 1807 ईस्वी। अब और आगे चलकर किस साल में मान सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली? तो 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने संधि कर ली थी। तो मान सिंह के जीवन की ये 3 प्रमुख बातें ध्यान रखना जरूरी है। गिंगोली का युद्ध परबत्सर नागौर में हुआ था, जिसमें जोधपुर की हार हो गई थी। जालंधर नाथ जी की मूर्ति लगी हुई है महामंदिर। आगे चले, अब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इनका कार्यकाल था 1803 से 43, 40 साल राज किया उनके इसने। 40 साल राज करने के बाद फिर आते हैं तख्त सिंह। कौन? तख्त सिंह।
तख्त सिंह का शासनकाल 1843 से 1873 ईस्वी तक रहा। 73 ईस्वी तक रहे। अब इसी के बीच में हुई थी 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी। आउवा के ठाकुर ने, आउवा कुशलगढ़ के ठाकुर ने इनको पूरी तरह से, आउवा के ठाकुर ने इनको पूरी तरह से पराजित किया था, बहुत पूरी तरह से। ये हम 1857 की क्रांति अभी पढ़ने वाले हैं। देखो अब अगली क्लास में की होगी, फिर आएगा मजा। देखो 1857 की क्रांति में तख्त सिंह को पूरी तरह से पराजित हुआ। तख्त सिंह ने कन्यावध रोकने के लिए क्या किया था? तो इन्होंने क्या किया था, इनका जो महल था, महल पर इन्होंने, महल की जो दीवारें थी, पत्थरों पर उस आदेश को लिखकर, तख्त सिंह ने कन्यावध के बारे में जो आदेश था, जो आज्ञा थी, उसको लिखवाकर पत्थरों पर, जो किले की दीवार थी उन पर टंगवा दिया था, उन पर लगवा दिया था। ये किया था तख्त सिंह। क्या कर रहा था? किले की दीवारों पर, किले की दीवारों पर पत्थर पर आज्ञा लिखकर लगवा दिया, लिखवा कर लगवा दिया। क्या है? किस शासक की प्रेमिका ने दयानंद सरस्वती को विष दिया था? तो अब ये बात आती है आगे। तो बात आती है जसवंत सिंह। अब ये सेकंड वाले जसवंत सिंह, फर्स्ट वाले तो हमने देख ही दिए। इनका शासनकाल था 1873 से 1895। तो इनकी एक पासवान थी नन्ही जान। नन्ही जान, तो ये क्या है, पूरे नशे में धुत होकर उस नन्ही जान की पालकी को कंधा दे रहे थे, उठा रहे थे। तो एक महाराज को इस तरह का कार्य शोभा नहीं देता। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब ये देखा तो बुरी तरह से लगा जसवंत सिंह जी को, लेकिन ये बात नन्ही जान को बुरी लग गई। तो इसने क्या करा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जहर दिलवा दिया, जो रसोइया था उसके साथ मिलकर। तो इस तरह ये नन्ही जान क्या थी? पासवान। तो जसवंत सिंह जी के बारे में इतना सा याद रखो, काफी है, ठीक है ना। जसवंत सिंह जी के बारे में और क्या है? नहीं, इतनी सी बात काफी है। ये घटना कब हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती वाली, स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883। महाराजा सरदार के शासन में प्रमुख काम क्या क्या? जो महाराजा सरदार थे, इनके शासन में प्रमुख काम क्या क्या हुआ? कब बने ये? 1895 में शासक बन गए थे महाराजा सरदार। अब इनके समय में इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में, जसवंत थड़ा का निर्माण कराया। इसका जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। इनके समय में क्या है, जोधपुर को कहते थे, जोधपुर को पोलो का घर, पोलो खेल होता है, पोलो घोड़े पे बैठ के खेलते हैं, पोलो का घर कहा जाता था इनके समय, महाराजा सरदार सिंह के समय। इनका समय काल 1911 ईस्वी तक था, ठीक है।
आगे देखें, उम्मेद भवन का दूसरा नाम क्या था? उम्मेद भवन का निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह जी ने। किन्होंने? उम्मेद सिंह जी ने। उम्मेद सिंह जी ने उम्मेद भवन का निर्माण करवाया था। तो इनका शासनकाल था 1919 से 1947 ईस्वी तक। 1919 से 1947 ईस्वी तक रहा। और इसका उम्मेद भवन का दूसरा नाम था छीतर पैलेस। अब छीतर पैलेस क्यों? क्योंकि जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको छीतर कहा जाता है। और ये उम्मेद भवन का निर्माण पत्थर के उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से किया गया था, इसलिए इसको कहा गया छीतर पैलेस। तो यही प्रमुख बात है। अब सबसे आखिरी प्रश्न, भारत की आजादी के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो वो थे, उनका नाम है, नीचे दिखेगा नहीं आपको, यहाँ लिख देता हूँ, हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह को वीपी मेनन और सरदार पटेल, पहले क्या है, हनुमंत सिंह जो थे ना, ये पाकिस्तान में मिलने जा रहे थे भैया, लेकिन वीपी मेनन और सरदार पटेल ने इनको थोड़ा सा पावर दिखा के, समझा के कि बेटा इधर ही रहो, समझदारी इसी में है। तो हनुमंत सिंह जी मान गए, वरना पहले क्या कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। पाकिस्तान में जाते तो क्या हाल होता इनका, इनको पता होना चाहिए। चलिए, हो गया हनुमंत सिंह। अब देखिए, आपका जोधपुर का जो इतिहास था, जो प्रमुख क्वेश्चन थे, वो हो गए। ठीक है, आपके पेपर के लिए इतने पर्याप्त हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बैठे। ठीक है, तो मित्रों, आज की क्लास पूरी हुई, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, दूसरों के सामने शेयर करें और अपने दोस्तों तक भेजें, उनका भी भला करें जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं।